दोस्तों, जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन हेडलाइंस कवर करती है, चाहे मिडल ईस्ट हो, ईस्टर्न यूरोप हो या कहीं और, तो मिलियन इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही सवाल आता है: क्या मुझे सब कुछ अभी बेच देना चाहिए? और लगभग हर बार लोग गलत डिसीजन लेते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, इसलिए क्योंकि वो इंसान होते हैं। और जब दुनिया जलती हुई लगती है, इंसान का इमोशनल होना नेचुरल है, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी डेंजरस। तो सच क्या है? गल्फ वॉर, इराक वॉर, कारगिल वॉर, रशिया यूक्रेन या रीसेंट ईरान कॉन्फ्लिक्ट, सबने ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मार्केट पैटर्न फॉलो किया है, ग्लोबली भी, इंडिया में भी। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स हर बार दो गलतियां करते हैं: या तो बॉटम पे पैनिक सेल कर देते हैं, या फियर के पीक पे ऑयल या डिफेंस स्टॉक्स चेस करते हैं। दोनों पेनफुल, दोनों अवॉइडेबल, अगर आप पैटर्न समझ लो। कॉन्फ्लिक्ट के टाइम मार्केट एक्चुअली क्या करता है? यह बात समझनी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इमोशन लेस होती हैं, उन्हें एम्पैथी नहीं होती और उनका मॉरल कंपस नहीं होता। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, जो है अवेलेबल इंफॉर्मेशन को जल्दी से प्राइस करना। जब कोई भी टेंशन ब्रेक होती है तो रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली तीन में से एक रिएक्शन देते हैं। पहला, सब कैश में शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन ये डेंजरस है क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे ये कैश की वैल्यू कम करते जाता है। दूसरा, फ्रीज हो जाते हैं, रेड स्क्रीन देखते हैं और कुछ नहीं करते। तीसरा, जो स्पाइक करता है उसे चेस करते हैं, जैसे ऑयल, डिफेंस या जो न्यूज चैनल चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन इधर प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टर्स यूजुअली फियर ड्रिवन स्पाइक के टॉप पे बाय करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं करते। वो कामली रीपोजिशन करते हैं हिस्टोरिकल पैटर्न के बेसिस पे, जो वो क्लोजली ट्रैक करते आए हैं। आओ कुछ डेटा देखते हैं जिससे आपको और क्लियर पिक्चर मिलेगी। डेटा क्या कहता है? S&P 500 का डेटा देखें मेजर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान तो और बेटर क्लैरिटी मिलती है। फर्स्ट गल्फ वॉर 1990 के टाइम पे S&P 500 5.7% से गिरा सिर्फ 6 ट्रेडिंग डेज में, लेकिन फिर 8 दिन में रिकवर कर गया। इराक वॉर 2003 के टाइम पे S&P 500 5.3% से गिरा इन 7 डेज, लेकिन फिर 16 दिन में रिकवर हो गया। उसके बाद 2003 के बचे पूरे साल में 30% से ऊपर गया। सिमिलरली रशिया यूक्रेन वॉर 2022 में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ: क्विक फॉल देन क्विक रिकवरी। एलपीएल रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, 20 मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो हुए हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसमें S&P 500 ऑन एन एवरेज मैक्सिमम 5% से गिरा है और ऑन एन एवरेज 47 डेज में रिकवर भी कर चुका है। मतलब एवरेज 2 महीने के अंदर रिकवरी। जो इन्वेस्टर्स को एंड ऑफ द वर्ल्ड लगता था, वो स्टैटिस्टिकली शॉर्ट टर्म इवेंट होता था मार्केट के लिए। अब इंडिया में सेंसेक्स का डेटा देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट के टाइम। कारगिल वॉर 1999, इंडिया और पाकिस्तान की आर्मीज कश्मीर के पहाड़ों पे जंग लड़ रही थी, तो इन्वेस्टर्स के लिए था एक मार्केट क्रैश, राइट? मई 3, 1999 से जुलाई 26, 1999 तक सेंसेक्स 3378 से 4687 तक गया, यानी 37% का गेन एक एक्टिव वॉर के दौरान। हाँ, बीच में मई 20 से मई 28 में 12.5% से करेक्ट जरूर हुआ, लेकिन लॉसेस जल्दी रिवर्स हो गए। और जिन इन्वेस्टर्स ने पैनिक में बेचा, उन्होंने सिर्फ रिकवरी नहीं मिस करी, बल्कि उन्होंने डेकेड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैली मिस करी। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं रशिया यूक्रेन 2022 में। इंडिया के लिए मेजर प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और ऑयल प्राइसेस बढ़ने से तीन मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं एक साथ। पहला, महंगा ऑयल इंपोर्ट, जिससे इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ता है। दूसरा, रुपी प्रेशर में आता है। और तीसरा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट में इंडियन मार्केट शार्पली करेक्ट हुई। एक सेशन में अप्रोक्सीमेटली 7,55,000 करोड़ वर्थ की वेल्थ वाइप आउट हो गई। लेकिन हिस्ट्री देखे तो ऐसे सिंगल सेशन लॉसेस बार बार रिकवर हुए हैं। इसलिए सवाल ये नहीं होता कि रिकवरी होगी या नहीं, सवाल ये होता है कि क्या आप मार्केट में बने रहोगे रिकवरी जब होगी। अब सवाल आता है कि मार्केट ऐसे बिहेव क्यों करती है। देखो, कॉन्फ्लिक्ट अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन के आसपास हो तो ट्रेडर्स परसीव सप्लाई डिस्रप्शन प्राइसिंग कर लेते हैं, यानी ऑयल सप्लाई की डिस्रप्शन एक्चुअल में होना जरूरी नहीं, बल्कि सिर्फ पॉसिबिलिटी ही काफी होती है। और देखो, ऑयल महंगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगी, मैन्युफैक्चरिंग महंगी, फूड महंगा, और इन्फ्लेशन ऊपर। इन्फ्लेशन ऊपर तो सेंट्रल बैंक्स रेपो रेट्स ऊपर रखते हैं। रेपो रेट्स ऊपर तो बोरोइंग महंगी, जिससे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट प्रेशर में रहती है। और इंडिया पे इंपैक्ट और भी डायरेक्ट होता है क्योंकि हम 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं।
जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तब मार्केट 3 फेजेस से जाती है। फेज 1 जो है शॉक। इस टाइम इमोशंस हाई होते हैं, मार्केट वॉलेटाइल होती है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। इस फेज में ऑयल स्पाइक करता है, गोल्ड बढ़ता है और ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स जैसे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स तेजी से गिरते हैं। इस फेज में ट्रेड करना यूजुअली रिस्की होता है। फियर के पीक पर बाइंग यूजुअली गलत टाइमिंग होती है। फिर आता है फेज 2 जो है रीप्राइसिंग। पैनिक सेटल होता है और मार्केट लॉजिकल सवाल पूछने लगती है, जैसे क्या इन्फ्लेशन टेम्पररी है या फिर लॉन्ग टर्म, क्या आरबीआई रेपो रेट होल्ड करेगा, क्या सप्लाई चेन एक्चुअल में डिसरप्ट हुई या सिर्फ ये एक फियर था। इंस्टीट्यूशनल मनी यहां रिपोजिशन करते हैं, यानी बिना पैनिक के अपने फंड को एक जगह से निकाल के दूसरे बेटर सेक्टर या एसेट में शिफ्ट कर देते हैं। फिर आता है फेज 3 जो है रोटेशन। इस फेज में आती है रियल अपॉर्चुनिटी। मनी रोटेट करता है आउट ऑफ इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट, हाईली लेवरेज कंपनीज यानी ज्यादा कर्ज वाली कंपनीज, और जाता है इन एनर्जी इंफ्रा, डिफेंस, कमोडिटीज जैसे गोल्ड और स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर कंपनीज जो हायर कॉस्ट को कस्टमर्स तक पुश कर सकती हैं। तो कौन से वो सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम, आओ वो देखते हैं। पहला आता है एनर्जी। बैंक ऑफ अमेरिका के 90 साल के डेटा के हिसाब से ऑयल कॉन्फ्लिक्ट पीरियड में ऑन एन एवरेज 18% से बढ़ता है, लेकिन यूजुअली ये राइज शॉर्ट टर्म होता है। 6 महीने बाद ऑयल प्राइसेस हिस्टोरिकली कूल हो जाते हैं। इसलिए ये ट्रेडर्स का गेम होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेटर प्ले होता है उन कंपनीज में जो ऑयल प्राइसेस राइज से बेनिफिट करे विदाउट द सेम लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी, जैसे पाइपलाइन ऑपरेटर्स, स्टोरेज कंपनीज, एलएनजी इंफ्रा और एनर्जी प्राइसेस। दूसरा है गोल्ड। ऑयल स्पाइक करता है लेकिन गोल्ड सस्टेन करता है। 6 महीने बाद भी गोल्ड ऑन एन एवरेज 19% से आउट परफॉर्म करता है, और स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, एंड गोल्ड हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रूपी वीकनेस एज वेल एज इन्फ्लेशन। और तीसरा है डिफेंस, एंड स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया इज नाउ पुशिंग फॉर डिफेंस इंडिजनाइजेशन। इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट्स बढ़ा दी गई हैं और मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं टू इंडियन कंपनीज। तो कॉन्फ्लिक्ट का इंपैक्ट इस सेक्टर पर कम पड़ता है। अब कौन से वो सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट? पहला है रियल एस्टेट। अगर इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई रेपो रेट कम नहीं करता तो बोरोइंग महंगी होती है, तो रियल एस्टेट बाइंग पोस्टपोन करी जाती है। दूसरा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ऑटोमोबाइल्स, रिटेल सेल्स पे ज्यादा प्रेशर आता है। और तीसरा है आईटी सेक्टर जिसमें मिक्स्ड इंपैक्ट होता है। जो आईटी सेक्टर डॉलर में पैसा कमा रहे हैं वो बेनिफिट करते हैं विद अ वीकर रूपी, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो जिससे यूएस और यूरोप पे भी इंपैक्ट आए तो डिमांड कम होने की वजह से फ्रॉम दीज कंट्रीज आईटी सेक्टर पे भी नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो दोस्तों इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब ड्रामेटिक ऑल इन बेट नहीं होता। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है पोजीशन साइजिंग करना, एग्जिट प्लान क्लियर करना, कोर पोर्टफोलियो अपना इंटैक्ट रखना और सोच समझ के एक्सपोजर बढ़ाना। स्विस फाइनेंस इंस्टीट्यूट की रिसर्च कहती है कि मार्केट वॉर से नहीं डरती बल्कि मार्केट अनसर्टेनिटी से डरती हैं। वॉर शुरू होने के बाद क्लैरिटी आती है और रैली ऑफन शुरू होती है। जो इन्वेस्टर लॉसेस फेस करते हैं वो गलत बेट की वजह से नहीं बल्कि फ्रेमवर्क की कमी की वजह से फेस करते हैं, जैसे हेडलाइन पे रिएक्ट करते हैं, फियर स्पाइक स्टॉक्स लेते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ देते हैं। और वो इन्वेस्टर ज़्यादा वेल्थ बना लेते हैं जो पैटर्न समझते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं और फियर को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, क्योंकि मार्केट आपके फियर को रिवॉर्ड नहीं करता बल्कि आपकी पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। और दोस्तों मैक्रो कैफे का यही काम है, आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर बनाना और वो सिखाना जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। अगर ये एनालिसिस ने आपको स्मार्ट बनाया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता और मिलते रहेंगे ऐसे ही डीपर एनालिसिस के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।